इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है एलसी सर्किट। इस एलसी सर्किट को रेजोनेंट सर्किट या फिर टैंक सर्किट या फिर ट्यून्ड सर्किट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये जैसे जैसे मैं टॉपिक आप लोगों को ये कवर करूंगा आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि क्यों इसके इतने नाम हैं। और जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा नाम है तो इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्किट है एलसी सर्किट जिसका बहुत जगह प्रयोग ट्यूनिंग में किया जाता है। ट्यूनिंग मतलब जैसे आप लोग रेडियो देखे होंगे, रेडियो में वो जो चैनल सेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर चैनल पे, जब आप उस ट्यून करते हैं तो जैसे ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट हो जाता है आपके ट्यूनर पे, वैसे ही आपके रेडियो में कोई ना कोई चैनल पे प्रोग्राम आपको सुनाई देने लगता है। तो वहां पे वो जो ट्यूनिंग करते हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे ये कैपेसिटेंस को वेरी करके कहीं ना कहीं इसके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है ताकि रेजोनेंस हो सके, और ट्यूनिंग होने के बाद वो जो स्टेशन से जो सिग्नल आ रहा है वो आपका रेडियो उसके साथ मिलकर रेजोनेंस करके आपको उसका प्रोग्राम सुना सके। इसको अभी और हम लोग सिंपल वे में समझेंगे। पहले हम लोग इसके पूरे थ्योरी को अच्छे से समझेंगे और क्या ये एल और जो सी सर्किट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू इंडक्टेंस। इसका चार्जिंग नहीं पढ़ा जाता है, इसके चार्जिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना डिस्चार्जिंग का है। किसी बुक में इसका चार्जिंग का टॉपिक भी नहीं दिया रहता है, केवल डिस्चार्जिंग ही दिया रहता है। और क्यों बुक में चार्जिंग नहीं देता ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। केवल इसका डिस्चार्जिंग है तो हम आपको केवल डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टेंस आपको समझाएंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो पार्ट ए का थर्मल फिजिक्स का 4 यूनिट ये तो ठीक है, ये तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं एक अलग सेगमेंट में। आज हम लोग पार्ट बी का ये जो आपका है पार्ट बी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, इसमें जो यूनिट नंबर 5 है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये आरएल सर्किट हम लोग पूरा कर चुके हैं, आरसी सर्किट का भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर चुके हैं। ये लोग पिछले वीडियोस ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जाके आप लोग वहां पे जरूर से देख लीजिएगा ताकि जो ये वीडियो है जो प्रेजेंट वीडियो है इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। आज हम लोग ये देखेंगे ये एलसी सर्किट, ठीक है। ये एलसी सर्किट करने के बाद फिर हम लोग एलसीआर सर्किट करेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे एक क्रम में। तो आज जो है वो हमारा एलसी सर्किट टॉपिक है और एलसी सर्किट में भी इसका डिस्चार्जिंग हम लोग मेनली देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोकस करिएगा, देखिए ये एक सर्किट है, यहाँ पे ये एक बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी का ईएमएफ V है, यानी इसका विभवांतर कह लीजिए या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो V है, वैद्युत वाहक बल। अब ये सर्किट में यहाँ पे 3 पॉइंट लगे हुए हैं, क्यों ये मैं अभी बता रहा हूँ। एक इंडक्टेंस लगा हुआ है और एक यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं जब कैपेसिटेंस पे अगर मान लीजिए Q चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम पे इकट्ठा हुआ हो तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू V, तो V बराबर क्या आ जाएगा Q बाई C, ये सब मैं बता चुका हूं। और L के बारे में तो आप लोग मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेलिस्ट का या इस सेगमेंट का आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 का प्लेलिस्ट है और उसमें जाके आप लोग दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा वीडियो में मैंने इस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो एक्शन होता है सर्किट में ये कैसे वर्क करते हैं वो बताया हूं। अब मैं यहां बताऊंगा तो फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा जिस पे मैं नहीं जाऊंगा। यहां सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि अगर ये इंडक्टर है तो इंडक्टर में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे करंट आई है तो इसके सिरों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो क्रिएट होगा VL इक्वल टू L इंटू DI/dt, ठीक है। इतना ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी इतना पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस क्रिएट होगा और इतना पोटेंशियल डिफरेंस एल के अक्रॉस क्रिएट होगा। अब मान लीजिए इसका हमें चार्जिंग पढ़ना है तो चार्जिंग के लिए हम पी को किससे जोड़ देंगे, एस से, तो यहां से ये करंट चलेगा, ये करंट इसको चार्ज करेगा। बट यहाँ पे डिस्चार्जिंग पढ़ना है तो हम लोग इस सर्किट को काट देंगे, तो इसके लिए हम लोग आर को किससे जोड़ देंगे, एस से। अब ये इतना सर्किट जो है ये कट गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जो सर्किट दिखाई देना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इतना सर्किट अब ये वर्क करेगा। तो होता क्या है, डिस्चार्जिंग पढ़ने से पहले हम ये मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, यानी शुरू में ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था। तो जब फुल्ली चार्ज होगा तो इसको कैपेसिटर पे मान लेते हैं मैक्सिमम जो चार्ज इकट्ठा हो गया है वो Q0 इकट्ठा हो गया है। तो शुरू में जब टाइम t बराबर 0 है, इनिशियल कंडीशन याद रखिएगा, टाइम t बराबर 0 है तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इस पे चार्ज कितना है Q0। तो Q0 इसके ऊपर चार्ज है तो इस समय कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना स्टोर्ड होगा, वो हाफ Q0 स्क्वायर 1/2
क्यू नॉट स्क्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस पे स्टोर होगा, ठीक है, बटे सी। तो जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, जब यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम चार्ज जो है वो क्यू नॉट स्टोर्ड था, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है इस समय, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप आर को एस से जोड़ेंगे तो ये जो चार्ज इसके प्लेट पे इकट्ठा था, अब ये सर्किट जुड़ गया, तो ये पूरा का पूरा चार्ज यहां से निकलेगा और इस इंडक्टर के थ्रू आके इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने लगेगा। यानी ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो ऐसे में होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कैपेसिटर में इकट्ठा हुई थी, अब ये यहां से जाएगी और इस इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में इकट्ठा होगा, और वो हो जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आई ही करिए, आई नॉट क्या है, जब ये मैक्सिमम, जब इसमें करंट इकट्ठा होगा, मैक्सिमम जब करंट इसमें आ गया होगा, तब उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी कितना इकट्ठा हो जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब जब यहां पे कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे आके मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि इंडक्टर का मैंने आपको एक्शन बताया था कि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर में जब करंट चेंज होगा तो चेंजिंग करंट, क्योंकि ये लूप होता है, तो यहाँ पे करंट, जो चेंजिंग करंट है वो एक प्रकार का चेंजिंग करंट एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है। तो फैराडे के नियम से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसके सिरों के मतलब इसके दोनों सिरों के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करता है, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पहले से जो इसमें करंट इधर ये आ रहा है सी से चार्ज, उसका अपोज करता है। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जैसे जैसे ये डिस्चार्जिंग होता जाएगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसी कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा। फिर उसके बाद ये जो मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड हो गया है, अब वो यहां से फिर से ये कैपेसिटर में जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटर चार्ज होगा तो फिर से यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी खत्म हो गई। अब चूंकि ये कैपेसिटर के सिरों, ये कैपेसिटर इस सर्किट में इन दो पॉइंट्स यानी अपने प्लेट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, तो फिर से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा इस इंडक्टर के थ्रू। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि कैपेसिटर में इनिशियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज होगा यहाँ एल के क्रॉस और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदलेगा। फिर जब ये फुल्ली ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये जो इंडक्टर है फिर से अपनी वो इसको कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा, और यहाँ पे क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस इसके सिरों के क्रॉस क्रिएट हो जाएगा। देखिए जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो इसके मतलब फुल्ली जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके प्लेटों, इसके सिरे के क्रॉस पोटेंशियल तो खत्म, अब पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस क्रिएट हो गया, तो अब फिर से ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको चार्ज करने लगेगा। यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से मैग्नेटिक एनर्जी में जाएगा, फिर मैग्नेटिक एनर्जी यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही प्रक्रिया लगी रहती है। कहने का मतलब एक बार कैपेसिटर इसको चार्ज करेगा, फिर ये इसको चार्ज करेगा, फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस सर्किट में एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन शुरू हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होगा तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, जब वापस इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा तो वो इंड्यूस्ड करंट वापस अपोजिट डायरेक्शन में इसको चार्ज करने लगेगा। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन, करंट इस डायरेक्शन में फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन करंट का शुरू हो जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन है यही इसकी खास विशेषता होती है। जबकि बाकी जो शुरू के सर्किट मैंने आरसी या एल आर बताया था उसमें ग्रोथ या डीके जो करंट का होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। अगर ग्रोथ होगा तो एक्सपोनेंशियल होगा, और अगर डीके होगा करंट का या डिस्चार्जिंग होगा तो वो भी एक्सपोनेंशियल होगा। बट यहाँ पे एलसी सर्किट में एक खास बात देखने को मिलती है कि यहाँ पे डिस्चार्जिंग के समय जो करंट या चार्ज का जो फंक्शन मिलता है वो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। मैं सीधे तौर पे बोलूं तो हार्मोनिक नेचर का होता है, ठीक है, ऑक्सीलेटिंग नेचर का होता है।
मेरे ख्याल से अभी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, कैसा इसका फंक्शन आता है, फिर उसके बाद लास्ट में एक बार दोबारा मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी अगर थोड़ा कम समझ में आया तो भी घबराइएगा मत, ठीक है। देखिए फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वी कनेक्ट R टू S, ठीक है, मैंने R को S से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना वो इक्वेशन लगाता हूँ, तो वह मैं उसी तरीके से समझाऊंगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मेरा तरीका सुनिए। जब शुरू में चार्ज हो रहा था तो मान लीजिए ये बैटरी 12 वोल्ट का था, तो इस 12 वोल्ट का मान लीजिए 8 वोल्ट कैपेसिटर खा गया, तो बचा हुआ 4 वोल्ट ये इंडक्टर खा गया, मैंने ड्रॉप करा दिया। तो इक्वेशन बनाइए 12 वोल्ट इज इक्वल टू 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, यानी V इज इक्वल टू VC प्लस VL। ये तब के लिए जब चार्जिंग हो रहा था, बट हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं तो ये बैटरी तो काट दिया गया है, ये तो है ही नहीं, तो V की जगह 0 रख दीजिए। तो देखिए हमारा इक्वेशन बन गया VC प्लस VL इक्वल टू 0। आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक डायरेक्शन में लगाइए। चलिए ये मैंने एक लूप ले लिया, तो ये लूप में देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL प्लस यहाँ पे ये VC इज इक्वल टू, कोई इसमें बैटरी तो लगा नहीं है, इक्वल टू 0, उससे भी हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये मान रख देते हैं VC इक्वल टू Q बाई C। Q क्या है? Q एट पर्टिकुलर टाइम T पे कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस चार्ज है, और उसी पर्टिकुलर टाइम T पे सर्किट में करंट कितना है? I। तो यहाँ पे ये DI बाई DT। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को I नहीं, हमें चार्ज एंड टाइम में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखिए I बराबर क्या होता है? dq बाई dt। तो यहाँ पे रख देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मैंने ये रख दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये L d2q बाई dt स्क्वायर हो जाएगा प्लस q बाई c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया। अब आप लोग ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। पहले एक काम करिए, इसको मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करने का ये टेक्निक होता है। तो जैसे ही ये मानेंगे, ओमेगा की वैल्यू याद रखिएगा, ओमेगा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, और हम लोग जानते हैं ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन जो मानते हैं वो समथिंग इस फॉर्म का माना जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आता है। मान लेते हैं एक जनरल सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन जो है वो Q इक्वल टू B e टू द पावर बीटा इंटू T। बीटा और B क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के सापेक्ष में, और जो आएगा उस मान को ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, और Q के जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। आई होप ऐसे इक्वेशन आप बहुत सॉल्व किए होंगे। तो एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया dq बाई dt, दोबारा बीटा dq बाई dt ऑल्सो बी, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, d2q बाई dt स्क्वायर होना चाहिए। दोबारा जब डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा नोट्स में, इसको आप सुधार लेंगे। अब इसी मान को हम लोग ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा बीटा बी बीटा स्क्वायर। ये समथिंग आप ये अरेंज कर लीजिएगा, इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ से देखिए ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए ये फैक्टर तो 0 हो नहीं सकता, ये अगर 0 हो गया तो पूरा का पूरा ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, तो जरूर ये पार्ट 0 हो गया। तो इसका मतलब बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो यहाँ से बीटा का आपको ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस को यहाँ पे अंडर रूट में है, तो ये आई चूंकि हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आई हम लोग जरूर i इज इक्वल टू अंडर रूट में हम लोग -1 यूज करते हैं, बट यहाँ पे i इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि i सिंबल करेंट के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ इमेजिनरी नंबर के लिए j का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये हमें मिल गया बीटा का मान। अभी हम क्या करते हैं, इस मान को उठाएंगे और यहाँ पे जो जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से बीटा का आपको 2 मान मिला, प्लस माइनस j इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आइए जनरल सोल्यूशन पे। अब यहाँ पे बीटा का 2 मान मिला है, तो ऐसे में जब इक्वेशन में जब बीटा का 2 मान आ गया तो किया जाता है कि दोनों मान को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। यानी जो जनरल सोल्यूशन होगा इसका, ये दोनों मान एक बार प्लस j ओमेगा करके एक बार माइनस j ओमेगा करके इसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वही इसका जनरल सोल्यूशन होगा। अब b1 और b2 यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गया, इसका हमें मान निकालना है।
तो हम यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मैंने बताया था कि जब समय टाइम t बराबर 0 था तो मान लीजिए कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज Q इक्वल टू Q नॉट था, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो वहां पे सर्किट में करंट कितना था, 0 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे हम ये इनिशियल कंडीशन, पहले ये वाला कंडीशन हम लोग पुट करते हैं t बराबर 0 पे Q इक्वल टू Q नॉट, तो ये पहला इक्वेशन मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन है इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dq बाई dt, और ये निकल के आएगा करंट आई, और यहाँ पे ये मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, आप लोग आराम से डिफरेंशिएट करिएगा, इतना ही आएगा। अब हम लोग ये दूसरा वाला कंडीशन पुट करते हैं, t बराबर 0 पे i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, एंड टाइम t बराबर भी 0 रखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल का फैक्टर e टू द पावर 0 मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला b1 इक्वल टू b2, यानी दोनों जो कांस्टेंट आए हैं b1 इक्वल टू b2, जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b रखेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q नॉट बाई 2, यानी b1 और b2 की मान बराबर आएगा और वो Q नॉट बाई 2 आएगा। तो अब इसको फाइनली ले जाके इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दीजिए, और हमें यहाँ पे ये इसका एक फाइनल इक्वेशन मिला, Q इक्वल टू Q नॉट बाई 2 e टू द पावर प्लस j ओमेगा टी प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा टी। अब आपको पता होगा कि ये क्या होता है, ये cos x का एक्सपोनेंशियल में ये फॉर्मूला होता है e टू द पावर jx प्लस e टू द पावर माइनस jx बाई 2। तो यहाँ इस 2 को अगर मैं इसके साथ ले लूँ तो ये पूरा का पूरा फैक्टर cos ओमेगा t बन जाएगा, और यहाँ पे आपको मिला q इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t। अब ये बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्यों, क्योंकि आपको याद है LR सर्किट में जब हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ रहे थे तो क्या मिला था, I इज इक्वल टू समथिंग I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा समथिंग, ये एक्सपोनेंशियल मिला था। और वही जब हम लोग कैपेसिटेंस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ रहे थे तो क्या मिला था, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा, या टी बाई यहाँ पे RC कर लीजिए, हमें ये इक्वेशन मिला था। यानी वहां पे जो चार्ज का डिक्रीमेंट था, डिस्चार्जिंग था, वो एक्सपोनेंशियल हो रहा था, पर यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मिला कि ये तो कॉस फंक्शन मिल रहा है, और जो कॉस फंक्शन होता है आप लोग जानते हैं ये ऑक्सीलेटरी होता है, चाहे साइनोसॉइडल हो चाहे कोसाइन हो, इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो वो साइनोसॉइडल यानी ऑक्सीलेटिंग नेचर का होता है, जबकि ये एक्सपोनेंशियल नेचर का है। तो ये एक बड़ा अलग रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हमने मेंशन कर दिया, दिस इक्वेशन शोज दैट द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज ऑक्सीलेटरी इन LC सर्किट एंड सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे इस रिजल्ट को। अब हम लोग क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। तो करंट के लिए इसी इक्वेशन को dq बाई dt आप निकालिए, चेंज dq बाई dt करंट के लिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई dt, q का मान रख दीजिए Q नॉट cos ओमेगा t, और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन ओमेगा t आएगा, यानी I जो करंट आया वो भी कहीं ना कहीं ऑक्सीलेटरी नेचर का है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का ग्राफ आप लोग जानते हैं ऑक्सीलेटरी नेचर का होता है। तो यहां से हमें यह पता चला कि जो करंट है वो ऑल्सो ऑक्सीलेटरी नेचर का है। इसको हम लोग Q नॉट इंटू ओमेगा को I नॉट मैक्सिमम करंट यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज, देखिए T बराबर क्या होता है, ओमेगा आप लोग जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 2 पाई बाई टी। तो टी आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखेंगे, याद है आपको ओमेगा का मान क्या आया था, ओमेगा का मान आया था 1 बाई अंडर रूट LC। अब इसको जब आप रखेंगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या निकल गया, 2 पाई अंडर रूट L इंटू C, और फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होता है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे बराबर है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि जो डिस्चार्जिंग हो रहा है वो ऑक्सीलेटरी नेचर का है, एक बार बढ़ रहा है मैक्सिमम वैल्यू पे, एक बार घट रहा है, तो जरूर उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये उसका टाइम पीरियड है और ये उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो चार्ज या करंट ऑक्सीलेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज याद रखिएगा कि जो अंडर रूट LC जो होता है उसका आप डायमेंशन निकालेंगे तो वो टाइम का आता है, यानी इसका मात्रक अंडर रूट LC का सेकेंड आएगा, उसका डायमेंशन टाइम का आएगा। जबकि LR सर्किट और RC सर्किट में R इंटू C का जो डायमेंशन आता है या यूनिट आता है वो टाइम का आता है, और LR सर्किट में क्या आता है, L बाई R का डायमेंशन टाइम का आता है। तो ये सब याद रखिएगा, LC में अंडर रूट LC का डायमेंशन जो है वो टाइम का आता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ मैंने ये ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पे ग्राफ जो मैंने आपको ये बनाया है,
ये ग्राफ मैंने चार्ज और करंट दोनों का बनाया है। यहाँ पे देखिए ये करंट जो है वो नेगेटिव साइन ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन को दर्शाता है और ये चार्ज का है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने दोनों का ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी है तो एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी ले लीजिए, वाई एक्सिस पे क्यू। तो जैसे ही ओमेगा टी का मान, जैसे कॉस जीरो का मान आप सभी लोग जानते हैं, कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान होता है 1, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू नॉट, यानी जब ये जीरो है ओमेगा टी तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू नॉट। जब ये ओमेगा टी का मान π/2 होगा तो cos π/2 क्या होता है 0, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद cos पाई रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू नॉट, क्योंकि cos पाई का मान -1 होता है। तो ये इस प्रकार से ये एक ग्राफ बन गया। अब इसी दौरान करंट का वेरिएशन कैसा है ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने 4 भागों में इसको, एक पूरे टाइम पीरियड को मैंने ये पूरा का पूरा एक वेव आप यहाँ से अगर बनाएंगे एक ऑक्सीलेशन, तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ऑक्सीलेशन हो गया। तो इस एक ऑक्सीलेशन में को मैंने ये 4 भागों में बांटा है, ये 4 साइकिल में, क्योंकि ये चारों साइकिल मेन सर्किट से जुड़ा हुआ है। देखिए पहला जो साइकिल है वो 0 से π/2 के बीच में, तो यहाँ से 0 से π/2 के बीच में जो चार्ज की वैल्यू है वो प्लस क्यू नॉट से डिक्लाइन होगी और यहाँ पे 0 आएगी। लेकिन उसी दौरान करंट की वैल्यू देखिए 0 से π/2 में, चूंकि यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो जब कॉस यहाँ पे ओमेगा टी 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान आएगा यहाँ पे 0, तो I इक्वल टू क्या है 0। लेकिन जब आप यहाँ पे ओमेगा टी का मान π/2 यानी 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 आता है, तो यहाँ पे माइनस आई नॉट आ गया, यानी π/2 पे यहाँ पे करंट का मान यहाँ नेगेटिव में क्या आएगा माइनस आई नॉट। इसका मतलब पहले वाले साइकिल में जब यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू नॉट से π/2 पे डिक्लाइन हो रहा था तो उसी दौरान करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ 0 से माइनस आई नॉट की ओर बढ़ रहा था। फिर यहां से अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंड साइकिल में करंट फिर 0 से यहां पे माइनस क्यू नॉट की ओर बढ़ा। एक्चुअल में ये पूरा ग्राफ में ना आपको यहां देखिए एक बार समझ लीजिए तो फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जिस दौरान ये चार्ज घट रहा है उस दौरान यहाँ पे करंट बढ़ रहा है। अगर आप एक बार इस माइनस साइन को छोड़ दें, इसी माइनस साइन के कारण ये पहला वाला साइकिल ये नेगेटिव में गया है, पर आप माइनस साइन को छोड़ दीजिए तो आपको ये देखिए 0 से आई नॉट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। माइनस साइन तो बस ये बता रहा है कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब चार्जिंग के दौरान जो करंट था डिस्चार्जिंग के दौरान अपोजिट डायरेक्शन में, ये बता रहा है। यानी जब यहाँ पे चार्ज घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे करंट यहाँ पे आई नॉट हो गया है माइनस में, अब यहाँ से करंट घटना शुरू हुआ, घटते घटते 0, तो अब देखिए यहाँ से चार्ज बढ़ना शुरू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज। अब यहाँ पे यानी चार्ज और करंट के बीच में 90 डिग्री का आपको कहीं ना कहीं एक फेज डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 0 से माइनस क्यू नॉट की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस आई नॉट मैक्सिमम से ये 0 की ओर बढ़ रहा है। जब ये मैक्सिमम यहाँ पे आया तो ये 0, फिर ये इधर देखिए यहाँ पे ये करंट बढ़ना शुरू हुआ पॉजिटिव वाले में प्लस आई नॉट, तो यहाँ से देखिए ये चार्ज घटना शुरू हो गया माइनस क्यू नॉट से ये घटना। अब ये माइनस और ये प्लस का चक्कर अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक बार यहाँ पे आइए इस सर्किट पे, आपको ये जान के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ग्राफ देखिएगा, ये देखिए शुरू में क्या है, मान लीजिए ये जब क्या है यहाँ पे ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अब इस पार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है ये लास्ट में। यहाँ पे देखिए इस सर्किट को ध्यान से देखिए, इस सर्किट में ये कैपेसिटर के प्लेट पे फुल्ली चार्ज है, तो ये वाला प्लेट पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज इकट्ठा है, तो इस वाले प्लेट पे कितना होगा माइनस क्यू चार्ज। अब इसके बाद ये पहला वाला, अब यहां से जब ये जैसे सर्किट को जोड़ेंगे अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, तो जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया तो ये प्लस क्यू नॉट चार्ज क्या करेगा घटेगा, प्लस क्यू नॉट चार्ज क्या करेगा डिक्लाइन होगा। अब देखिए यहां से ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ और ये पूरा का पूरा प्लस क्यू नॉट चार्ज जो है वो खत्म होके क्या हो जाएगा 0। ये जो पहला वाला साइकिल है देखिए यही मैंने लिखा है कि जब Q चार्ज कम होगा तो उस दौरान करंट क्या होगा बढ़ेगा। ये मैंने आपको आरसी सर्किट में भी बताया था कि कैपेसिटर में ये मतलब उल्टा रिलेशन होता है, जब कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस चार्ज बढ़ता है तो करंट कम होता है, और चार्जिंग में जब चार्ज बढ़ता है यहाँ पे जब चार्ज कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा, और यहाँ पे जब करंट घटेगा तो चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, पहले आप यहीं पे फोकस करिए, ज्यादा कंफ्यूज न होइए। आरसी सर्किट का वो जाके आरसी सर्किट वाले में एक बार देख लीजिएगा। एक्चुअल में चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, दोनों केस में करंट कम होता है। चार्जिंग में भले ही चार्ज बढ़े लेकिन वहां पे करंट कम ही होता है चार्जिंग में भी।
ठीक है, यहीं पे फोकस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अब इसको पूरे को कंक्लूड करिए। जब यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज इकट्ठा था Q नॉट, तो इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना था, 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई C। अब देखिए सर्किट जैसे ही जुड़ा तो चार्ज क्या हुआ, प्लस Q नॉट से घट के यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, पहले साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जब ये प्लस Q नॉट से घट के ये पूरा का पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या होगा, जिस दौरान ये डिस्चार्ज हो रहा था उसी दौरान इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा था, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक इंड्यूस्ड करंट पैदा किया, और वो इंड्यूस्ड करंट इस कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना शुरू किया। तो जैसे जैसे ये यहाँ पे L के क्रॉस डिस्चार्ज हो रहा है मेन करंट से, उसी दौरान इंड्यूस्ड करंट जो यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित धारा इसमें पैदा हुआ, वो पहले वाले धारा के विपरीत में पैदा हुआ, और वो इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया। तो जब ये इसको चार्ज करना शुरू करेगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब जो शुरू में यहाँ प्लस Q नॉट इस प्लेट पे था, अब यहाँ पे माइनस Q नॉट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब इस प्लेट पे माइनस Q नॉट चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस Q नॉट। तो यही तो ग्राफ में बता रहा है कि जब ये प्लस Q नॉट से घट के पहले 0 आया, अब क्या किया, इंड्यूस्ड करंट ने इसको अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज किया, तो ये चार्ज होता होता अब इस प्लेट पे ये देखिए यहाँ पे माइनस Q नॉट पे ये चार्ज हो गया, माने इस प्लेट पे माइनस Q नॉट चार्ज इकट्ठा हो गया, यानी अब यहां तक आप आ चुके हैं। अब क्या करेगा, ये जो माइनस Q नॉट जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो अब जब ध्यान दीजिएगा, अब जब ये इसको इस डायरेक्शन में चार्ज कर रहा था, तो अब ये फुल्ली जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे प्लेटों का यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अब ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना शुरू होगा, यानी फिर से ये जो Q नॉट चार्ज ये मैक्सिमम यहाँ तक चार्ज हो गया था, ये फिर से डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, और फिर से एक बार चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ये चार्ज क्या हो गया, डिस्चार्ज होके 0 हो गया। अब फिर से यही साइकिल रिपीट होगा, फिर से यहाँ पे देखिए ये चार्ज बढ़ेगा प्लस Q नॉट पे, फिर ये 0 होगा, फिर माइनस Q नॉट पे आएगा, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा कि जब यहाँ से ये इस प्रक्रिया में आप आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी में, और फिर जब यहाँ से आप इस प्रक्रिया पे आए तो फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया, फिर यहाँ से जब यहाँ पे जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गया, फिर मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। यानी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता रहता है इसी सर्किट में। और यहाँ पे आपको एक ऑक्सीलेटरी नेचर का आपको करंट और चार्ज दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। और फार्मूला से आप समझ भी गए हैं, दोनों के केस में आप देख सकते हैं जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अरे भाई इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I = I नॉट cos ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कितने का डिफरेंस होता है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है, और ये ग्राफ से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोग इसका ये नोट्स सेगमेंट चाहते हैं वो लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।